बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द क्या है? शब्द वर्णों को सही क्रम में लगाकर एक शब्द बनता है। शब्द वह है जो वर्णों का सही क्रम से जो शब्द बन रहा है उसका कोई अर्थ निकले, वह शब्द है। और शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। शब्दों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला सार्थक शब्द जिनका कोई मतलब निकलता हो, और दूसरा निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 3, शब्द विचार। अब पहले चित्र में हमें एक कबूतर दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में हमें एक सेब दिखाई दे रहा है, और तीसरे चित्र में हमें एक कार दिखाई दे रही है। कबूतर का हलंत आ, बा हलंत ऊ, ता हलंत अ और रा हलंत अ मिलकर बनता है कबूतर। अब सेब सा हलंत के और ब हलंत अ मिलकर बना है सेब। इसी तरीके से कार क हलंत आ और रा हलंत अ मिलकर बनी है कार। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं। उनसे कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, तो वे सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। टपरा, गचाली, चकुदी, इनमें से कई वर्ण हैं, परंतु इनका कोई अर्थ नहीं मिल रहा। ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये वर्ण समूह के पात्र नहीं है। ये वर्ण समूह का कोई मतलब नहीं निकालते। वर्ण का ऐसा समूह जिनका निश्चित अर्थ प्रकट होता है, उन्हें ही शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? जिनका कोई निश्चित अर्थ प्रकट होता हो, वे शब्द कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। शब्द कैसा बना है? वर्णों से मिलकर शब्द बना है। दूसरा, शब्दों का अर्थ अवश्य होता है। जो भी शब्द है उसका कोई ना कोई मतलब अवश्य जरूरी होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब शब्द आपस में परस्पर मिलते हैं तो वे एक वाक्य का रूप ले लेते हैं। शब्द जो वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। क्या बनता है? पद। अब शब्दों को बांटना, शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, और चौथा विदेशज शब्द। इन 4 भागों में उत्पत्ति के आधार पर वर्णों शब्दों को बांटा गया है। और पहला है तत्सम शब्द। तत्सम 2 शब्दों का मेल है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है तत् याना उसके, और सम मतलब समान। संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से यूं ही ले लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मस्तक, मस्तक को हिंदी में भी मस्तक कहते हैं और संस्कृत में भी मस्तक कहते हैं। कर्ण, मुख, सर, अग्नि, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं जो हमने हिंदी में भी अपना लिए हैं। इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। अगला क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों को हमने संस्कृत से तो लिया है, लेकिन इनमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, कुछ बदलाव कर दिए हैं।
वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए माथा, कान, मुंह, सांप आदि तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं। यहाँ हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे। तत्सम है ग्राम, जो संस्कृत में लिखा जाता है, और तद्भव हमने लिया संस्कृत से ही, लेकिन उसमें बदलाव कर दिया, फलस्वरूप तद्भव बन गया ग्राम का गांव। कर्ण का बना काम। कूप तत्सम है, कुआं तद्भव है। दधी तत्सम है और दही तद्भव शब्द है। सत्य तत्सम, सच तद्भव। क्षेत्र तत्सम और खेत तद्भव। दुग्ध तत्सम, दूध तद्भव। दंत तत्सम शब्द में आता है और दांत तद्भव शब्द में आता है। अगला है देशज शब्द। अगला कौन सा है? देशज शब्द, जो शब्द न तो संस्कृत से लिए और न ही हिंदी में। राज्य विशेष भाषाओं में बोले जाने वाली बोली में प्रचलित जो शब्द आ जाते हैं और उन्हें अपना लिया जाता है, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। शब्द न तो संस्कृत के हैं, न संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर बने हैं, तथा न ही किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, बल्कि हिंदी प्रदेश के बोलचाल से बने हैं। वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे गंगा, फटाफट, कड़क, पगड़ी, जूता, लोटा इत्यादि। ये देशज शब्दों के उदाहरण हैं। अगला है विदेशज शब्द। समय समय पर हिंदी का विभिन्न विदेशी भाषाओं से संपर्क होता रहा है। उन्हीं भाषाओं में आए शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब उनमें 4 भाषाओं से जो हमने शब्द लिए गए वो यहाँ दिए गए हैं। पहला है अरबी भाषा। अरबी भाषा का शब्द है अमीर, गरीब, दौलत, तूफान, कानून, मालिक इत्यादि। ये अरबी के होने के बावजूद भी हमने हिंदी भाषा में इनसे स्थान दिया है, अतः यह विदेशज शब्द कहलाते हैं। दूसरा फारसी भाषा से। फारसी भाषा से लिए गए शब्द विदेशज शब्द है, जिसमें अफसोस, कारखाना, खरीद, जमीन, बाग तथा मुल्क आदि सम्मिलित है। ये फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हमने इन्हें हिंदी में पूर्णतया अपनाया है, तो ये भी विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। इसी तरह अंग्रेजी से लिए गए हैं इंजन, कार, टिकट, क्रिकेट, टेलीफोन, रेल, सिगरेट, सिनेमा आदि। ये शब्द हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, जिसे हम हिंदी में अपना रहे हैं, और इन्हीं शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। चौथा पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा से हमने आलू, कमरा, गिरजा, पादरी, साबुन, अलमारी आदि शब्द पुर्तगाली भाषा से लिए, जिसे हमने हिंदी में स्थान दिया है। हिंदी में हमने इन्हें चुना है। परिणाम स्वरूप ये भी विदेशज शब्दों में आते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द है? वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द है किताब, घर। किताब फारसी है और घर हिंदी है, तो दोनों भाषाओं का मेल है और फलस्वरूप बना किताब, घर। तो ये संकर शब्द है। टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। दोनों भाषाओं के परस्पर मेल से शब्द बना है टिकट, घर, तो यह शब्द भी संकर शब्द है। इसी का उदाहरण वर्षगांठ है। वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। और सज प्राप्त है, सजा और फारसी का शब्द है, और प्राप्त संस्कृत का शब्द। ये सभी संयुक्त शब्दों में से एक है। इसी तरह रचना के आधार पर
हमने बंटवारा किया है, ये 3 भेदों में बांटे गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वे हैं जिनको वर्णों को अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, या ये कह सकते हैं शब्दों को अलग करने पर उनका कोई महत्व, कोई मोल नहीं रह जाता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पल, पल, पल। अगर हमने प को ल से अलग कर दिया तो प का अकेले का कोई महत्व नहीं रहता, और ल को अगर हम अलग कर दें तो ल का भी कोई महत्व नहीं रहता। इसी तरीके से देखते हैं, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गुरु। अब गुरु में अगर रूढ़ को रखा जाए तो कोई भी उसका मतलब नहीं निकलेगा। पत्ता में प को अगर त से अलग कर दिया जाए तो इस प का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरीके से इन शब्दों के हम खंड नहीं कर सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जिनको हम पृथक भी करें तब भी उनका एक अलग मतलब या मूल निकलता है, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए डाकघर। अब डाकघर में घर को अलग कर दे तो डाक का भी मतलब होता है, और डाक को अलग कर दे तो घर का भी एक अपना अलग महत्व होता है। विद्यार्थी, तो विद्या का भी एक अलग अर्थ है और अर्थी का भी एक अलग अर्थ है। इसी तरह हिमालय में हिम को अगर अलग करते हैं तो आलय बन जाता है। आलय मतलब घर और हिम मतलब बस। दोनों शब्दों का अलग अलग मूल्य निकलता है, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। एक यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दशानन। दशानन मतलब 10 आनन वाला, मतलब 10 भुजाओं वाला। कौन है? रावण। 10 मुख वाला रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह है नीलकंठ। कौन है? भगवान शिव शंकर। पंकज, पंख मतलब कीचड़, और जन्म देने वाला, कीचड़ में जो जन्म देने वाला है वह कौन है? कमल। जलद, जल में द, जन्म देने वाला कौन है? बादल। अब है अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन। अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। पहला, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनमें शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, वे शब्द सार्थक शब्द हैं। जैसे कुर्सी, लकड़ी, बर्तन इत्यादि सभी सार्थक शब्दों में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इन शब्दों का कोई एक महत्व, कोई एक मतलब होता है। दूसरा, ख, निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ विशेष नहीं निकलता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कृच, खट, चू आदि, इनका कोई एक विशेष महत्व नहीं है, कोई एक विशेष मतलब नहीं है, तो ये शब्द निरर्थक शब्दों में गिने जाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कई बार जब वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है तो वे भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे खट निरर्थक शब्द है, परंतु खटपट मत करो, इस वाक्य में खट शब्द सार्थक बन गया, क्योंकि इसका एक मतलब है। खटपट मतलब आवाज मत करो। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्याकरण में। अब अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। 4 भागों में अर्थ के आधार पर बांटा है। पहला है एकार्थी शब्द।
एकार्थी शब्द वह है जिसका शब्द का एक विशेष महत्व निकलता हो, एक अर्थ निकलता हो, वह एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे निंदा, पाप, पति, मित्र, स्वतंत्र आदि, ये एकार्थी शब्द है। इन शब्द का एक ही मतलब होता है, वे शब्द एकार्थी शब्द हैं। दूसरा, अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के अनेक मतलब निकलने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र, पत्ता और चिट्ठी, इसके दोनों ही मतलब हैं। कर, कर का हाथ भी है, टैक्स भी है जिसे हम चुकाते हैं, वो भी कर है। और सूंड भी एक कर का ही नाम है। इस तरीके से इनमें हम देखेंगे कि एक ही शब्द के कई सारे मतलब निकल सकते हैं। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। एक से ज्यादा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। तीसरा हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जिससे हम कई शब्दों का ज्ञान एक ही शब्दों में ले सकते हैं। वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कौन से? समान अर्थ प्रकट करते हैं, जिनका मतलब एक ही होता है। समान अर्थ मतलब एक ही मतलब प्रकट करने वाले शब्द समान अर्थ या पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे आंख, आंख को हम नयन भी कह सकते हैं। नेत्र, लोचन और चक्षु, ये चारों ही आंख के ही नाम है। दूसरा, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर और मार्तर, ये सभी सूर्य के ही नाम है। इनको किसी को भी किसी भी रूप में लिखा जाए, मतलब एक ही निकलेगा, सूर्य। अगला है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। हंसना, रोना, सोना, जागना, ये उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही विलोम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए छोटा का बड़ा, वीर का कायर, मान का अपमान, मित्र का शत्रु, विलोम शब्द के उदाहरण हैं। अब है प्रयोग के आधार पर बांटना। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर बांटना। प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द वह है जिनमें लिंग, रूप, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द ये संख्या में 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि का कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 ही होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक तथा चौथा विस्मय बोधक। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।